हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और टुडेज टॉपिक इज़ हाइपरप्लेजिया। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि आपकी अगर कोई सेल अगर मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है या फिर हम ये कहें कि वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि वो सेल जो है किस में है, होम्योस्टेसिस में है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाता है, सेल के ऊपर स्ट्रेस आने का मतलब है कि मान लीजिए सेल के ऊपर वर्कलोड आ जाता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप नॉर्मल डेज में अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, सब कुछ ठीक था, सेल्स होम्योस्टेसिस में थी, सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन आपके दिमाग में फितूर आता है कि आपको जिम कर लेनी चाहिए और आप जिम में पहुंच जाते हैं। जिम में आप जाके डंबल उठाते हैं, पुशअप्स करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आपकी मसल्स थी उन पे क्या पड़ा, स्ट्रेस पड़ा या फिर इंक्रीजिंग वर्कलोड पड़ा। ठीक है, उन पे क्या पड़ा, वर्कलोड पड़ा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो सेल्स हैं, जो आपकी स्केलेटल मसल की जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, अपने अंदर अडेप्टेशंस लाएंगी, यानी कि वो सारी नेसेसरी चेंजेस लाएंगी जिससे वो उस आने वाले स्ट्रेस को या फिर इंक्रीजिंग वर्कलोड को क्या कर सकें, विद स्टैंड कर सकें। ठीक है। तो सेल का ऐसा करना, अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाना टू ओवरकम दैट स्ट्रेस, क्या कहलाता है, सेल एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है। तो सेल एडेप्टेशन क्या है, वो सारे नेसेसरी चेंजेस जो सेल अपने अंदर करती है उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। इसका एक तरीका हम आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था हाइपरट्रॉफी। क्या नाम था, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में मैंने आपको बताया था कि अगर सेल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर ले, अपना साइज इंक्रीज कर ले, क्या कर ले, साइज इंक्रीज कर ले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो हाइपरट्रॉफी वो फिनोमेना है जिसमें सेल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर लेती है, अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। साइज इंक्रीज करने से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर बनने वाले प्रोटीन, एंजाइम्स, पिगमेंट, इनका अमाउंट भी बढ़ जाता है, जो उसको हेल्प करते हैं उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए। तो हाइपरट्रॉफी के बारे में हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरप्लेजिया। तो सेल उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हाइपरट्रॉफी तो करती है, कभी कभी हाइपरप्लेजिया भी शो करती है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेल जो होती है वो अपना काउंट इंक्रीज कर लेती है। मान लीजिए किसी ऑर्गन में पहले 10 सेल्स थी और वो 10 सेल्स मिलके उस किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी। मान लीजिए स्ट्रेस आया, इंक्रीजिंग वर्कलोड आया, तो उस इंक्रीजिंग वर्कलोड आने की वजह से उस ऑर्गन में उन सेल्स ने क्या कर लिया, अपना जो काउंट था वो डबल कर लिया। मान लीजिए मैंने 10 से वो 20 सेल्स हो गई, अब वो 20 सेल्स मिलकर उस काम को कर रही हैं जिसको पहले 10 सेल्स मिलकर कर रही थी। तो इसको क्या बोलेंगे, हम हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। तो हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्या है कि जो सेल्स हैं वो क्या कर लेती हैं, सेल जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, नंबर इंक्रीज कर लेती हैं। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। मान लीजिए ये पहले सेल्स थी, ये किसी वर्क को परफॉर्म कर रही थी, बट ये क्या कर लेंगे, अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अब अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस और स्ट्रेस। ओके। अब देखो हाइपरप्लेजिया किन सेल्स में पॉसिबल है, विच सेल्स कैन परफॉर्म हाइपरप्लेजिया। तो देखो हाइपरप्लेजिया में हो क्या रहा है, सेल का डिवीजन। तो पहली क्वालिटी तो सेल्स के पास यही होनी चाहिए कि सेल में क्या होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ डिवीजन, कि सेल्स जो होनी चाहिए वो डिवीजन की कैपेसिटी रखती हो, तभी वो हाइपरप्लेजिया शो कर पाएंगी। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह जो होती हैं या फिर मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं। तो सेल को हाइपरप्लेजिया शो करने के लिए सेल डिवीजन की कैपेसिटी उसमें होना जरूरी है। ठीक है। मान लीजिए ये कोई सेल है और इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी है। इस सेल के ऊपर क्या आता है, कोई स्ट्रेस आता है, क्या आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस जब आता है इस सेल के ऊपर, ये कैसी है, डिवाइडिंग सेल है। कैसी है, डिवाइडिंग सेल है, यानी जो सेल डिवाइड कर सकती है। तो इसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो ये हाइपरट्रॉफी भी शो कर सकती है, यानी ये सेल क्या कर लेगी, अपना साइज इंक्रीज कर लेगी। यानी स्ट्रेस के आने पर ये सेल क्या कर सकती है, हाइपरट्रॉफी शो कर सकती है। हाइपरट्रॉफी शो करने के बाद भी, यानी साइज इंक्रीज करने के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं हुआ, तो ये क्या कर सकती है, मान लीजिए हाइपरप्लेजिया भी शो कर सकती है। क्या कर सकती है, हाइपरप्लेजिया शो कर सकती है, क्योंकि इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी है और ये सेल एक सेल से कितनी सेल्स बना लेगी, मान लीजिए डिवाइड करके 2 सेल्स बना लेगी। तो जिन सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है डिवीजन की, वो स्ट्रेस को जो रेस्पॉन्ड करती हैं वो दोनों तरीके से कर सकती हैं, हाइपरट्रॉफी से भी कर सकती हैं और हाइपरप्लेजिया से भी कर सकती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो है यूट्रस इन प्रेगनेंसी। यूट्रस इन प्रेगनेंसी। ठीक है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल साइज जो यूट्रस का होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और जब मान लीजिए यही यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। यानी इस यूट्रस की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स का नंबर भी बढ़ता है और सेल्स का साइज भी बढ़ता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं हाइपरप्लेजिया के टाइप्स की। तो जो आपका हाइपरप्लेजिया होता है ये बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल।
तो आपका जो हाइपरप्लेजिया है वो आपसे दो टाइप्स का है, एक है पैथोलॉजिकल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल के बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया वो हाइपरप्लेजिया है जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन उसका जो कॉज होता है, सेल का जो नंबर बढ़ रहा है उसका जो कॉज है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। यहाँ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का जो कॉज है वो क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी कि जब नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से, यानी नॉर्मल बॉडी फंक्शन की वजह से सेल का नंबर बढ़े बॉडी में, तो हम इसको फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी होना कोई डिसीज थोड़े नहीं है, प्रेगनेंसी होना कोई डिसीज नहीं है, ये तो एक नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, नॉर्मल डेवलपमेंट है एक तरह सा। तो अगर इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और नॉर्मल फिजियोलॉजी में अगर सेल का नंबर बढ़ता है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। इसलिए एग्जांपल रहेगा यूट्रस इन प्रेगनेंसी। या फिर अगर आप ब्रीस्ट की बात करो, फीमेल्स में जो ब्रीस्ट होते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखेंगे वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो क्या ये एक डिसीज है? नहीं ना, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट है। ये नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट का पार्ट है जिसमें क्या हो रहा है, ब्रीस्ट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। जब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है जब किसी डिसीज की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से या किसी भी हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के इनएप्रोप्रिएट एक्शन से अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यही डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, आगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, बट यही डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जो होता है इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से या नॉर्मल बॉडी फंक्शन की वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर सेल का नंबर किसी डिसीज की वजह से, किसी हार्मोन की इनएप्रोप्रिएट एक्शन की वजह से या किसी ग्रोथ फैक्टर के इनएप्रोप्रिएट एक्शन की वजह से अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जिसके एग्जांपल हैं बीपीएच, ब्रेन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल एनलार्जमेंट। इन दोनों को बहुत डिटेल में भी आगे समझने वाले हैं, ये तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था दोनों का। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ जो सेल का जो नंबर इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से। कि बॉडी की अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल ग्रोथ है और नॉर्मल क्या है, डेवलपमेंट। तो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस का मतलब इंक्रीज वर्क डिमांड। क्या है, इंक्रीज वर्क डिमांड, यानी फंक्शनल एक्टिविटी ज्यादा चाहिए। ठीक है, पहले आप जिम नहीं कर रहे थे तो फंक्शनल एक्टिविटी क्या चाहिए थी, कम चाहिए थी। क्या चाहिए थी, कम चाहिए थी। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हैं तो फंक्शनल एक्टिविटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। या फिर पहले यूट्रस में क्या नहीं था, बेबी नहीं था। ठीक है, यानी कि पहले प्रेगनेंसी नहीं थी तो यूट्रस छोटा सा था, इस तरीके से छोटा सा था, है ना, इस तरीके से छोटा सा था। लेकिन प्रेगनेंसी में आ गई तो जो बेबी रहेगा, जिसका डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस के अंदर रहेगा। तो अब क्या है, फंक्शनल डिमांड आ गई है। तो फंक्शनल डिमांड आने की वजह से क्या करेंगे, हार्मोन्स एक्ट करेंगे, ग्रोथ फैक्टर एक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। या फिर दूसरा केस फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के केस में ये होता है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वर्कलोड की वजह से इंक्रीज हो रहा है, वर्कलोड की वजह से क्या कर रही है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। एक और मान लीजिए कि लीवर का क्या हुआ है, मान लीजिए हेपेक्टोमी हुई है, यानी कि जो लीवर था उसका छोटा सा पार्ट काट के निकाल दिया है ड्यू टू कोई भी उसमें डिसीज रही होगी या कोई भी इन्फेक्शन रहा होगा, उसकी वजह से आपने क्या किया, मान लीजिए लिवर का थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल दिया। तो अब जो पार्ट काट के आपने निकाल दिया है उसका कंपेंसेशन होगा। जो पुरानी जो सेल्स थी, जो मतलब जो लिवर बचा हुआ है उसकी जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके उस पार्ट को क्या करेंगी, कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो ये जो कंपेंसेशन होता है, अगर कोई पार्ट किसी भी ऑर्गन का अगर डैमेज हो जाता है या कट करके निकाल दिया जाता है तो जो उसका कंपेंसेशन किया जाता है वो भी किसकी हेल्प से किया जाता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की हेल्प से किया जाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा बात ये है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के दो रीजन होते हैं। पहला होता है कि वर्कलोड आया है, फंक्शनल डिमांड आई है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर हैं वो एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सेल का नंबर बढ़ाएंगे। और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है। ठीक है, ये कोई डिसीज नहीं है, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ठीक है, और या फिर पहला तो ये हो गया वर्कलोड की वजह से। दूसरा, मान लीजिए कोई जो ऑर्गन था वो कट के निकल चुका है, तो अब क्या है, जो बचे हुआ ऑर्गन है उसकी जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी ताकि वो उस ऑर्गन को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, कंपेंसेशन कर सकें।
चलो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रीस्ट इन प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। अब ब्रीस्ट का एनलार्जमेंट होना प्यूबर्टी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये क्या कोई डिसीज थोड़े ना है, नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट है। ठीक है, ब्रीस्ट में जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो डिवाइड करेंगी, नंबर इंक्रीज करेंगी, उसकी वजह से ब्रीस्ट का क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। भाई यूट्रस इन प्रेगनेंसी की बात करो तो यूट्रस अभी जब वो नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल कंडीशन में है तो वो ऐसा है, और प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा है यूट्रस। तो इतना बड़ा साइज किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की वजह से। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो नंबर ऑफ सेल्स यूट्रस में इंक्रीज हो जाती हैं, और यूट्रस का जो साइज हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि एक इंसान है जिसने अपने लिवर का एक पार्ट क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो अब उसका जो लिवर का जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा जो लोब होगा या जो बाकी लोब्स होंगे, वो क्या करेंगे, उनकी सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, ताकि वो अपने उस लिवर को अपने ओरिजिनल साइज में ले आए। ओके, सो दिस वाज अबाउट फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ओके, चलो अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के बारे में, कि किसी डिसीज की वजह से, किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या किसी भी हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के इनएप्रोप्रिएट एक्शन की वजह से अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। बात समझ में आ गया? ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ हार्मोन या फिर ग्रोथ फैक्टर, या फिर किसी डिसीज, या फिर किसी भी एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, यानी हमारी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी शो नहीं कर रही है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी शो कर रही है, तो उसकी वजह से जो हाइपरप्लेजिया होगा, जो सेल में इंक्रीजमेंट आएगा, सेल के नंबर में जो इंक्रीजमेंट आएगा, वो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कहलाएगा। इसका जो पहला एग्जांपल है वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एस्ट्रोजन एक्सेस। आपको पता है जो हमारा यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 to 28 डेज की, कितनी, 1 to 28 डेज की। ठीक है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 5 डेज तक तो मेंस्ट्रुएशन होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी जो होती हैं, वहां से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। और वो एस्ट्रोजन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम पे आके वर्क करता है, इस एंडोमेट्रियम पे आके एक्ट करता है, और इस एंडोमेट्रियम जो इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो आपकी एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हुई थी, तो पीरियड्स में ब्लड फ्लो क्यों होता है, क्योंकि जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इधर से आप देख रहे हो तो अंदर वाली, ठीक है, तो ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, ये सेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग पीरियड्स। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए एक दिन से लेकर, फर्स्ट डे से लेकर और फिफ्थ डेज तक क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ था, ये एंडोमेट्रियम जो हुई थी वो क्या हुई थी, मान लीजिए सेड ऑफ हुई थी। एंडोमेट्रियम की भी कई लेयर्स होती हैं, और जो उसकी अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती है। अब 5 डेज के बाद, जो कमिंग 5 डेज से लेकर 14 डेज तक क्या होता है कि ओवरी से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, जो बची हुई एंडोमेट्रियम होती है उस पर जाके एक्ट करता है, और इस एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन कराता है। क्या कराता है, रीजनरेशन कराता है। तो 14 डेज तक तो ठीक है, ये ओवरी से एस्ट्रोजन निकलेगा, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम, जो बची हुई एंडोमेट्रियम है उस पर जाके एक्ट करेगा, और इस एंडोमेट्रियम का क्या कराएगा, रीजनरेशन कराएगा। लेकिन सपोज करिए, होता क्या है कि 14th डेज पे जब ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, एग बाहर निकल के आता है, तो 14 डेज के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना स्टार्ट होता है। किसका, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना स्टार्ट होता है। जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब हाई होता है तो वो इस एस्ट्रोजन को, इस एंडोमेट्रियम पे जो इसका एक्शन था उसको स्लो करता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये प्रोजेस्टेरोन ना रिलीज हो, या फिर इस प्रोजेस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, तो क्या होगा, ये जो एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम पे जो एक्ट कर रहा था ये करता रहेगा। तो जब ये करता रहेगा इस पे एक्ट, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम बढ़ती जाएगी, एक रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, उसके साइज में इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो एंडोमेट्रियम इस तरह की होनी चाहिए थी, मैं आपको यहाँ दूसरी कलर से दिखाता हूँ, तो जो एंडोमेट्रियम आपको इस तरह की दिखनी चाहिए थी, मान लो ये एंडोमेट्रियम दिखनी चाहिए थी ये, ठीक है, अब वो एंडोमेट्रियम आपको क्या दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी, और वो हो जाएगी थिक, क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये एंडोमेट्रियम होनी चाहिए थी, तो एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, एक्स्ट्रा थिक हो रही है, क्या हो रही है, एक्स्ट्रा थिक हो रही है। तो किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सेस की वजह से, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सेस की वजह से। क्योंकि 14 डेज के बाद जो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा उसको इस एस्ट्रोजन का जो इम्पैक्ट है इस एंडोमेट्रियम पे उसको रिड्यूस करना था, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकला, या फिर प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट था
वो उसमें जो बैलेंस अमाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अमाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस क्या हो गया, डिसरप्टेड हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, और एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो इसने कंटिन्यूसली एक्ट किया एंडोमेट्रियम पे, और एंडोमेट्रियम कैसी हो गई, थिक हो गई। एंडोमेट्रियम कैसी हो गई, थिक हो गई। बात समझ में आ गई। तो दिस वाज अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अब एक और है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, एक्सेस होती है मेल के अंदर। किसके अंदर, मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन्स की, यानी हार्मोन्स हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन्स, उनकी एक्सेस हो जाती है। और हार्मोन में भी कौन सा, 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है मेल के अंदर, कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, मान लीजिए सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं। और ग्लैंडुलर सेल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा। तो होता क्या है कि ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है और नंबर इंक्रीज हो जाता है। इनका क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है, और सॉरी नंबर इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज नहीं होता। इनका क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। और इनके बीच में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, इसका भी नंबर इंक्रीज हो जाता है। यानी ये जो सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं नंबर में। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंडुलर सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले ये 3 सेल्स थी इतने एरिया में, अब ये इतनी सारी सेल्स हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो प्रोस्टेट, ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है, नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। लेकिन मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन का इम्पैक्ट हुआ इस पर, और टेस्टोस्टेरोन के इम्पैक्ट की वजह से, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन के इम्पैक्ट की वजह से इसमें क्या हुआ, हाइपरप्लेजिया हो गया। दो साइज देखो, किस पहले इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया ये। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ग्लैंडुलर सेल्स और स्ट्रोमा दोनों में क्या हो गया, नंबर में इंक्रीज हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब देखो, आपने सुना होगा एक चीज जिसको बोलते हैं कैंसर। एक कैंसर में भी तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। तो हाइपरप्लेजिया में और कैंसर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आप समझते हैं। तो इस लाइन से समझिए, although these forms of pathological hyperplasia are abnormal, however process remains controlled and hyperplasia regress if hormone stimulation is eliminated। यहाँ क्या होता है, अगर आप मान लीजिए एस्ट्रोजन की, जो हमने ऊपर देख रहे थे कि एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम का साइज इंक्रीज हो रहा था, अगर आप इस एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज कर दोगे तो ये कंडीशन वापस नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी। यानी अगर एस्ट्रोजन की एक्सेस थी तो वो इस साइड में चली गई, यानी थिक हो गई, और आप एस्ट्रोजन को रिड्यूस कर दोगे तो ये वापस नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट जो ज़्यादा था तो ये स्वेल अप कर गया, मान लीजिए बड़ा हो गया, और टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज कर दोगे तो ये वापस कैसा हो जाएगा, अपनी वापस साइज को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में वो इफेक्ट जो होता है, अगर आप हार्मोन को डिक्रीज भी कर दोगे तब भी वो साइज क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो कैंसर एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। कैसा है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल है। कैसा है, इरिवर्सिबल है। लेकिन जो हाइपरप्लेजिया है वो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है वहां पे, और कैसा है, रिवर्सिबल है। अगर आप हार्मोन का जो स्टिमुलेशन है उसको एलिमिनेट कर दोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है। लेकिन एक चीज देख, हमेशा याद रखना कि अगर हाइपरप्लेजिया लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहता है तो वो किसको लीड कर सकता है, वो कैंसर को लीड कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के रीजन क्या हो सकता है कि या तो कोई हार्मोन एक्ट कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई ग्रोथ फैक्टर एक्ट कर रहा हो इसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, और उनको क्या कर रहा हो, इंड्यूस कर रहा हो। क्या हो कर रहा हो, इंड्यूस कर रहा हो, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए क्या कर रहा हूं, इंड्यूस कर रहा हूं। तो हाइपरप्लेजिया किसका रिजल्ट है, ग्रोथ फैक्टर का। ग्रोथ फैक्टर एक्ट कर रहे हैं मैच्योर सेल्स पे, और क्या कर रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज करवा रहे हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, देखो इसके 2 तरीके होते हैं सेल डिवीजन को इनिशिएट कराने के किसी भी ऑर्गन में। पहला तो इसमें एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए किसी भी इंसान ने क्या किया, अपने लिवर का एक लोब जो था वो डोनेट कर दिया। तो जब उसने अपने एक लोब को डोनेट कर दिया तो उसके अंदर क्या होगा, जो लिवर होगा, जैसे मान लीजिए लिवर है, इसका एक लोब उसने क्या किया, डोनेट कर दिया। ये मान लीजिए डोनेट कर दिया, इतना वाला पार्ट डोनेट कर दिया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये रिलीज करेगा ग्रोथ फैक्टर्स। क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स। जो ग्रोथ फैक्टर्स जब ये रिलीज करेगा वो इसी की सेल्स पे एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसी की सेल्स पे एक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, इसमें सेल डिवीजन के रेट को इंक्रीज कर देंगे। कर देंगे, सेल डिवीजन के रेट को इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो लॉस्ट पार्ट है, जो डोनेटेड पार्ट है, वो उसको क्या कर सके,
रीगेन कर सके, क्या कर सके, रीगेन कर सके। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि इस लिवर के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक्टिव हुई होंगी। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक्टिवेट हुई होंगी, और जब ये लिवर कंप्लीट फॉर्म हो गया होगा तो वो इनएक्टिवेट हो गई होंगी। उनको बोलता है इंट्राहेपेटिक स्टेम सेल्स। ये इंट्राहेपेटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये तब एक्टिवेट होती हैं जब बेबी के लिवर का डेवलपमेंट हो रहा होगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तभी एक्टिवेट हुई होंगी। और जब लिवर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया होगा तो ये डीएक्टिवेट हो गई होंगी। तो अब ये लिवर क्या करता है, ऐसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है जो इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को, जो अब इनएक्टिवेट हो चुकी हैं, उनको इंड्यूस करता है और उनको रीएक्टिवेट करता है। और रीएक्टिवेट करके क्या करता है, उनको इंड्यूस करता है कि वो सेल डिवीजन करें, और सेल डिवीजन क्या करके क्या करें, जो पार्ट लॉस्ट हुआ है लिवर का उसको रिफॉर्मेशन करें उसका। ओके, तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया। ये सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइपरप्लेजिया का टिश्यू या ऑर्गन पे। तो ऑर्गन में जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी तो झाड़ सी बात है कि ऑर्गन का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ऑर्गन कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरप्लेजिया। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।